नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। शुरू जेली होंगे नागालैंड के नए मुख्यमंत्री। नगा पीपल्स फ्रंट का फैसला, 22 फरवरी को लेंगे शपथ। तमिलनाडु में बहुमत परीक्षण के खिलाफ डीएमके पहुंची मद्रास हाई कोर्ट। कल होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री का 500 सरकारी शराब दुकानें बंद करने का ऐलान। प्रधानमंत्री ने सपा, कांग्रेस और बीएसपी को बताया बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का जिम्मेदार। राहुल गांधी का एनडीए पर वादाखिलाफी का आरोप। मायावती ने कहा जनता सिखाएगी सबक। रवांडा के राष्ट्रपति से मिले उपराष्ट्रपति। कृषि, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। सीधी हवाई सेवा और रेजिडेंट मिशन खोलने का ऐलान। यूरोपीय देशों से कारोबार संधि जारी रखे भारत। वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान यूरोपीय संघ की अपील। मुक्त व्यापार संधि पर वार्ता हुई तेज। देखते हैं पहली खबर। नागालैंड के अगले मुख्यमंत्री शिरोजेली रिजिजू होंगे। नगा पीपल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ ने आज इसका ऐलान किया। राज्यपाल पीबी आचार्य ने रिजिजू को सरकार बनाने का न्योता दिया है और इस फैसले के बाद नागालैंड में शांति के आसार बढ़ गए हैं। महिला रिजर्वेशन का विरोध कर रहे आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर अड़े हुए थे। नागालैंड में बीते कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई है। सत्ताधारी नगा पीपल्स फ्रंट ने शिरोजेली रिजिजू को विधायक दल का नेता चुना है। वो 22 फरवरी को शपथ लेंगे। रिजिजू नगा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं। आदिवासियों की मांग मानते हुए रविवार को मौजूदा मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा में विपक्ष का कोई विधायक नहीं है। नगा पीपल्स फ्रंट के 48 विधायक हैं। 8 विधायक निर्दलीय हैं तो बीजेपी के 4 विधायक हैं। ये सभी डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड में शामिल हैं। आदिवासी संगठन शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का विरोध कर रहे थे। राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर अड़े थे। इस वजह से पिछले महीने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए दीपक दीवान हमारे साथ हैं, संपादक हैं नॉर्थ ईस्ट सन के। दीपक जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये बदला हुआ है, चेहरे को एक तरीके से बदला जा रहा है, नए फेस को आगे किया जा रहा है, ये कितना अहम होंगे उस हालात को सामान्य करने की ओर जिसको लेकर लगातार एक चिंता थी और न कहूं कि लंबे अरसे से एक लंबा वक्त हो गया जब विवाद बवाल था। देखिए, ये जनवरी से शुरू हुआ था विवाद पूरा, जब सरकार ने ये फैसला लिया कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन करेंगे और उसमें 33% सीटों के लिए उन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो उस इसको लेके वहां विवाद शुरू हुआ था और इतना विवाद बढ़ गया कि वहां बंद होने शुरू हो गए, सब काम ठप हो गया, रोड ब्लॉकेजेस होने लग गई। तो उस टाइम 30 जनवरी को चर्च लीडर्स ने समझौता कराया सरकार के बीच और जो 2 गुट है जो इस पूरा ये मूवमेंट चला रहे हैं वहां स्ट्राइक की। तो लिखित में एक एग्रीमेंट हुआ था जो सरकार की तरफ से होम मिनिस्टर मिस्टर पैटन ने साइन किया था। उसमें ये तय हुआ था कि जो एक तारीख से पोलिंग होनी थी उसको 2 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। तब तक सारे जितने समुदाय हैं नागाज ये आपस में बैठ के फैसला करेंगे कि ये रिजर्वेशन इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका क्या तरीका निकलेगा, सोल्यूशन क्या होगा। इसके लिए 2 महीने का टाइम मांगा था। मगर 31 तारीख को जनवरी में अगले ही दिन कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें चीफ मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि 1 तारीख से जो चुनाव होना है वो टाइम पे ही होगा और अपना साइन किया हुआ जो उनका एग्रीमेंट था उसको नकार दिया उन्होंने। उसके बाद हिंसा भड़की थी वहां पे, जिसमें पुलिस फायरिंग हुई, 2 लोग मारे गए
और 21 सरकारी दफ्तरों बिल्डिंग में आग लगा दी थी लोगों ने। जी। तो तब से उसके बाद ये जो नागा लोग हैं ये डिमांड कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा देना होगा। नंबर 2, उन्होंने डिमांड करी थी कि जो पुलिस अधिकारी हैं जिनके एरिया में ये पुलिस फायरिंग हुई और 2 लोग मारे गए, उनको बर्खास्त करो या सस्पेंड करो, चेंज करो। तीसरी डिमांड थी कि जो इलेक्शन जहां जहां पोलिंग हुई है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। जी। सरकार ने सब कुछ कर दिया, पुलिस अधिकारी बदल दिए, इलेक्शन भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नल एंड वॉइड, मगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो उस दबाव बढ़ने के लिए पिछले 15 दिन से सरकारी दफ्तरों का नाकेबंदी की गई थी। लेकिन सवाल यह कि जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया और मुख्यमंत्री ने, क्या ये जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे ये उस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, उस तरह के फैसले नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टी तो वही है और आमतौर पर विचारधारा भी वही होगी। नहीं, देखिए, जहां तक ये राजनीतिक समस्या नहीं है, ये जो एजिटेशन हुआ है ये सोशल इशू है। वहां पे लोग नागाज ये समझते हैं कि जो 33% रिजर्वेशन है ये 371A आर्टिकल जिसके अंदर नागालैंड ये एंजॉय करता है, अपनी ट्राइबल कस्टमरी लॉज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो समझते हैं कि ये उसका वायलेशन है। और वो दूसरी बात ये कि ट्राइबल कस्टमरी लॉज में वो कहते हैं कि हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी औरतें राजनीति में नहीं आनी चाहिए, जबकि ये बिल को नागालैंड असेंबली ने सालों पहले पास किया था पर इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 2015 में नागा मदर्स एसोसिएशन जो महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उन्होंने कहा कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। तो ये कैच बड़ी मुश्किल की समस्या थी इसमें, क्योंकि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सरकार कहती है कि हमको इम्प्लीमेंट करना है, लोग कहते हैं कि ये वायलेशन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो संवैधानिक एक धारा है जिसके तहत नागालैंड जब भारत के साथ शामिल हुआ उस वक्त एक अधिकार दिया गया था उनको कि आपकी जो कस्टमरीज लॉ होंगी उसको अगर हमें बदलना होगा तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो उसकी तस्दीक करेंगी, यानी कि उसको फॉरवर्ड करेंगी, तब सरकार उस पर कदम उठा सकती है। बिना उनसे पूछे आप किसी कदम को जबरन लागू नहीं कर सकते। जी जी, तो ये बात तो है ही। दूसरी बात ये है कि ये नागालैंड में अगर आप देखें 1963 से जब से राज्य बना है एक भी विधायक महिला नहीं जीती। इलेक्शन लड़ी है कुछ लोगों को, महिलाओं के इलेक्शन लड़ने से कोई इतराज नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये रिजर्वेशन के द्वारा हम पे थोपा नहीं जाना चाहिए। तो अब ये जो नई सरकार, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, आज ही उनको अपॉइंट कर दिया गया है ऑफिशियली, वो परसों शपथ लेंगे। उनको भी लोगों को साथ लेके ही चलना पड़ेगा कि देखिए ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ये सोशल इशू है वहां का। ये सारे समुदाय साथ बैठ के फैसला लेंगे कि क्या करना है। लेकिन उनके सामने विकल्प क्या हो, क्योंकि जब विधानसभा या फिर कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे तो ऐसे में बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि डिविएशन उस फैसले से दिखेगा। ये कुछ तो एक बात ये भी सुनी थी कि उन्होंने सेंटर में रिक्वेस्ट किया है कि आप ऑर्डिनेंस लाके इसको ऑर्डिनेंस पारित करें जिसमें ये नागालैंड में लागू ना हो। अब वो ये बात तो लीगल जो एक्सपर्ट हैं वो देखेंगे इसको कैसे करना है। जहां तक जो अनरेस्ट हो रहा था वहां पे, अब वो तो थम गया है, थम जाएगा, क्योंकि इनकी एक डिमांड रह गई थी कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा हटाया जाए। वो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन क्या स्थानीय जो लोग जो विरोध कर रहे हैं, फिर जो नगा संगठन है, जो आदिवासी संगठन है, उनको मनाने समझाने की कवायद नहीं हुई है और उसके पहले फैसला लिया गया, ये बड़ी वजह है? नहीं, देखिए, ये लोगों में आक्रोश इस बात का था कि सरकार जब साइन कर रही है एक एग्रीमेंट की 2 महीने के लिए इलेक्शन को टाल दिया जाए, फिर उन्होंने बैकआउट क्यों किया? सरकार से होम मिनिस्टर है, उन्होंने साइन किया था, मिस्टर पैटर्न ने, टेस्ट डेफिसिट, और चर्च लीडर्स ने भी साइन किया उसको, एजिटेटर्स ने भी किया। चर्च का बहुत अहम वहां पे रोल रहता है, रिस्पेक्ट की जाती है। तो वो इनका लोगों का ये कहना है कि आपने चर्च को भी इंसल्ट किया, लोगों की फीलिंग को भी इंसल्ट किया, तो आप दोषी हैं। इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है जब उन 2 युवाओं का जब फ्यूनरल हो रहा था, वहां एक बैनर लगा था कि ये दोनों युवक
की हत्या नागालैंड सरकार ने की है। तो राइटिंग ऑन द वॉल वाज वेरी क्लियर। इसलिए भी जरूरी है कि किस तरीके से जो नए मुख्यमंत्री हैं ये समझा पाते हैं और रास्ता क्या निकाल पाते हैं, ताकि जो ट्रस्ट जी मैं कहूँ था जो कि टूट गया वो वापस कैसे वापस कायम कैसे हो। आएगा। बहुत शुक्रिया दीपक साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। तमिलनाडु में शराब की 500 सरकारी दुकानें बंद होंगी। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने आज इसका ऐलान किया। उधर विपक्षी डीएमके ने शनिवार को हुए बहुमत परीक्षण को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए पलनीसामी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राज्य में 500 सरकारी शराब दुकानें बंद करने की घोषणा की है। ये उनकी सरकार का पहला फैसला है। उन्होंने कहा कि वो जयललिता के वादों को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले चुनाव में एआईटीएमके ने चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू करने की बात कही थी। பூரண மதுவிலக்கின்ற நிலை எய்திடும் என்பது மாண்புமிகு அம்மாவின் திடமான கொள்கையாகும்। उधर शनिवार के बहुमत परीक्षण के खिलाफ डीएमके मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गई है। पार्टी ने इसे रद्द करने की मांग की है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। रविवार को राज्यपाल विद्यासागर राव ने भी रिपोर्ट मांगी है। विधानसभा सचिव से कार्यवाही शुरू होने से लेकर स्थगित होने तक तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा गया है। शनिवार को पलनीसामी ने विश्वास मत हासिल किया था। कार्यवाही के दौरान भारी अवरोध के बीच डीएमके सदस्यों को मार्शल के जरिए बाहर किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस और आईएमयूएल ने बहुमत परीक्षण में हिस्सा नहीं लिया था। डीएमके ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर में 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। बुंदेलखंड इलाके की ज्यादातर सीटें इस दौर में है। सभी दल बुंदेलखंड की समस्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालौन के उरई में चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरई रैली में बुंदेलखंड की समस्याओं का जिक्र कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही बीएसपी पर इलाके की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने का वादा किया। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है। प्रधानमंत्री ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीएसपी अब बहनजी संपत्ति पार्टी बन चुकी है। चुनाव प्रचार में मायावती नोटबंदी को बिना तैयारी के लिया गया फैसला बताती रही हैं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी। बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। सुल्तानपुर रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को दलित विरोधी बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर इतने दुखी हैं कि अब वो बीएसपी की परिभाषा गलत तरीके से बताकर तो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सपा से गठबंधन कर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री की नीतियों को गरीब विरोधी बताने में जुटे हैं। बांदा और रायबरेली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सिर्फ देश के सबसे अमीर 50 परिवारों की चिंता है। वहीं अखिलेश यादव भी चुनावी जनसभाओं में बीजेपी और बीएसपी पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बांदा में रैली की। उनके निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद से ही प्रधानमंत्री के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता के सामने वादे करते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा पहले मोदी जी का मूड बहुत अच्छा था, मुस्कुरा रहे थे, हवाई जहाज में आज जा रहे थे, और जैसे ही गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, मुस्कुराहट गायब हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली, अमेठी समेत कई जगह चुनावी जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ अच्छे दिन का वादा करना जानते हैं। बीजेपी वालों ने तो कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बताओ कितने अच्छे दिन लाके दिखा दिए इन्होंने। हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया। बैंक के आगे खड़ा रहना पड़ा, महीनों पैसा नहीं निकाल पाए, और अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, छोटा मोटा कारोबार करने के बाद जो कमाया पैसा, वो भी लेने के लिए हमें तकलीफ उठानी पड़ी। अखिलेश यादव ने वोटरों से मायावती से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले की संवैधानिक पीठ में सुनवाई का रास्ता भी साफ नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल केरल सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर में प्रवेश को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताते हुए नोटिस जारी किया था। आज से लोग अपने बचत खाते से एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक की रकम निकाल सकते हैं। इससे पहले यह सीमा एक हफ्ते में 24,000 रुपए थी। 8 फरवरी को आरबीआई ने ऐलान किया था कि 20 फरवरी से बचत खाते में एक हफ्ते में 50,000 तक की रकम निकाली जा सकेगी। 13 मार्च के बाद पैसे निकालने की सभी सीमाएं हटा ली जाएंगी। यूरोपियन संघ ने भारत से द्विपक्षीय निवेश समझौतों को 6 महीने बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत का देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता जल्दी खत्म होने वाला है। यूरोपीय संघ का कहना है कि भारत के साथ किसी भी तरह की व्यापार संधि न होने का मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पर असर पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। उन्होंने आज दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। Well, there have been some difficulties in getting this free trade agreement moving, and the investment protection aspect is something that we've discussed, and hopefully there can be some movement in that in parallel with the discussions on wider trade issues. अफ्रीकी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के नजरिए से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी रवांडा और युगांडा के दौरे पर हैं। आज उन्होंने किगाली में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने बताया कि भारत यहां जल्द ही रेजिडेंट मिशन खोलेगा। उपराष्ट्रपति ने रवांडा को भारत का एक अच्छा दोस्त बताया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सोमवार को किगाली में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने रवांडा के सीनेट के अध्यक्ष बर्नार्ड मकूजा से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने सामूहिक नरसंहार स्मारक जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने रविवार को रवांडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भारत से रवांडा के लिए सीधे हवाई सेवा और रेजिडेंट मिशन खोलने का ऐलान किया। There would be the Rwandan Airways would be flying to India, and I hope this will not only make things a little easier to you, but it would also encourage much more travel from our own side, both for business and for tourism.
रवांडा में करीब 3000 भारतीय समुदाय के लोग हैं। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच संबंधों को काफी बढ़ावा दिया गया है। And also the government of India and the government of Rwanda now has developed their bilateral relations so good. The president of Rwanda, His Excellency Paul Kagame, was recently at a Vibrant Gujarat event, which has bonded a very good relationship along with Mr. Modi ji. उपराष्ट्रपति ने अफ्रीकी देशों के साथ रिश्तों को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के सहयोग और साझेदारी को आगे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 5 दिन की अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उपराष्ट्रपति मंगलवार को युगांडा जाएंगे। रवांडा की राजधानी किगाली से स्मिता नायर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत ने हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई को कानून की जद में लाने के लिए पहला कदम बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और मुंबई आतंकी हमले का साजिश करता है। आतंकी गुटों के जरिए पाकिस्तान के पड़ोसियों के खिलाफ आतंकी मुहिम को छेड़ने का जिम्मेदार भी। उसके खिलाफ कार्रवाई को दुनिया का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज सईद समेत 5 लोगों को आतंकवाद निरोधक कानून की सूची में डाल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी नीतियों के खिलाफ अमेरिका में लगातार प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क और शिकागो की सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। अमेरिका की सड़कों पर दिख रहा गुस्सा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी नीतियों के खिलाफ है। न्यूयॉर्क में मुस्लिम समुदाय के समर्थन और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कई नामचीन हस्तियों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। अभिनेत्री सुसैन सैरनडॉन ने भी रैली में हिस्सा लिया। We are standing here at this moment in history when it is no longer possible to be neutral. If you are silent, then you are complicit. शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर भी लोगों ने मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को 7 मुस्लिम देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अदालत के दखल और लगातार विरोध के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले में संशोधन करने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी आधे फीसदी से ज्यादा बढ़कर बंद हुए। BSE का 30 शेयरों का सेंसेक्स 193 अंक की तेजी के साथ 28,661 पर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी 57.5 अंक की बढ़त के साथ 8,879 पर। मेटल, ऑटो, IT, बैंकिंग, पावर और रियल्टी शेयर में अच्छी खरीदारी रही। निफ्टी में 50 में से 35 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में TCS, इन्फोसिस, टाटा स्टील, गेल और BPCL शामिल हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ स्थित सेस के मुताबिक इन इलाकों में अगले 24 घंटे खतरे से भरे हैं। जम्मू कश्मीर के करगिल, कुपवाड़ा और बांदीपुरा में भारी हिमस्खलन की चेतावनी है। तो वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति के ढलान भरे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर में हुए हिमस्खलन में 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। IPL के 10वें सीजन के लिए आज बेंगलुरु में खिलाड़ियों की नीलामी की गई। इस सीजन में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। पुणे ने स्टोक्स को 14.5 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा है। वहीं इंग्लैंड के ही तेज गेंदबाज मिल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 करोड़ रुपए में खरीदा। अफगानिस्तान के राशिद खान को सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ में। वहीं कर्ण शर्मा भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। मुंबई इंडियंस ने कर्ण शर्मा को 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा। IPL के 10वें सीजन में 60 मैच खेले जाने हैं, जिनमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।